I'm Riya Yadav. Welcome to EduCent. I am your science educator for the entire class 9th. Here you will find all the interactive lessons from your NCERT textbook. So if you are finding it helpful, please do share it with your friends. तो 1665 में अपने ही बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप से पेड़ की एक छाल, जिसको कि कॉर्ड कहते हैं, उसको ऑब्जर्व करते टाइम रॉबर्ट हुक ने कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को देखा, जिसको कि वो बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते थे, और उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल। अब ये सेल वर्ड उन्होंने लिया है लैटिन से, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के छोटे छोटे कमरों को सेल कहा जाता है, और इस वर्ड सेल का यूज हम आज भी करते हैं। सेल की ये डिस्कवरी हमारी साइंस की हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी खोज है, और इसके बाद ही अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर और इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद बहुत ही छोटी छोटी चीजों को देख पाना भी पॉसिबल हो पाया, और हमें पता चला कि सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और अब फिर फाइनली 1940 में डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जिसके बाद अलग अलग सेल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को समझ पाना आसान हो गया, और एक सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं या जो भी चीजें होती हैं उनको समझ पाना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो जब नॉर्मल मैग्नीफाइंग लेंसेज की इन्वेंशन हुई थी और इसके साथ अलग अलग माइक्रोस्कोप्स बनने लगे और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स भी आ गए, अब इस डिस्कवरी के बाद हम वो चीजें भी देख पा रहे हैं जिनको अपनी नॉर्मल आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। और अब तो हम ये भी जानते हैं एक सिंगल सेल यानी कि एक ही सेल एक पूरे ऑर्गेनिज्म को भी चला सकता है, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम या फिर बैक्टीरिया। ये सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि इनके अंदर एक ही सेल होता है और वो ही सारे फंक्शंस को कर लेता है। और जितने भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी शुरुआत भी एक सिंगल सेल से ही होती है। वो सेल्स अपने आप को दो में डिवाइड करते रहते हैं और अपने ही जैसे नए सेल्स प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिससे हमारे अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं और ये पूरी बॉडी भी। और देखिए, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा, उनमें तो एक ही सेल सारे फंक्शंस कर लेता है, इसीलिए उसका शेप और साइज भी उसके फंक्शंस के हिसाब से बदलता रहता है। लेकिन हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक ग्रुप ऑफ सेल एक ही तरह का फंक्शन करता है, इसीलिए हर ग्रुप ऑफ सेल का शेप और साइज उसके फंक्शन के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो फूड को यानी कि न्यूट्रिशन को और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करती हैं, इसलिए इनका एक अलग शेप और साइज है। जो हमारी मसल सेल्स होती हैं वो मूवमेंट में हेल्प करती है, इसलिए इनका एक अलग शेप और साइज है। ये जो नर्व सेल्स होती हैं ये मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करती है, इसलिए इनका अलग शेप है। ठीक है, तो ये बोन सेल, फैट सेल, ये जितने भी अलग अलग टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स एक ही तरह का फंक्शन करते हैं, उनका शेप और साइज भी एक ही तरह का होता है। तो जैसे हमारी बॉडी के ये सेल्स से बने हुए सारे ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, वैसे ही एक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के अंदर की सारी एक्टिविटीज को करते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि वो सेल चाहे कोई सा भी फंक्शन परफॉर्म करता हो, चाहे वो प्लांट का सेल हो चाहे एनिमल का सेल हो, उसके अंदर 3 ऑर्गेनल्स जरूर होंगे: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। लेकिन इनके अलावा भी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको कि सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कवरिंग होती है सेल की सबसे बाहर वाली, जो कि सेल के अंदर की सारी चीजों को सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखती है, और इसकी परमिशन से ही सेल को जो भी चीजें चाहिए होती हैं या फिर जो चीजें सेल रिलीज करता है वो चीजें सेल के अंदर बाहर मूव कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गैसेस, हमारे सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है, फिर उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो सेल के बाहर जाना होता है। तो सेल में गैसेस का मूवमेंट डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। अब डिफ्यूजन क्या है? देखिए, किसी भी चीज की संख्या जब एक जगह पर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगा, ऐसी जगह पे जाएगा ना जहाँ पर उसकी संख्या कम हो। सेम ऐसा ही डिफ्यूजन में भी होता है, यानी कि एक गैस की संख्या जब एक जगह पर बहुत ज्यादा हो गई है तो वो अब ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पर उसकी संख्या कम है। जैसे मान लीजिए, ऑक्सीजन का यूज करने के बाद हमारे सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया। अब कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बहुत ज्यादा है और सेल के बाहर बहुत कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना पड़ेगा, तो अब वो बाहर चला जाएगा। या फिर हमारे सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर कम है और ऑक्सीजन सेल के बाहर ज़्यादा है, तो वो ऑक्सीजन सेल के बाहर से सेल के अंदर आ जाएगा।
यानी डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीज़ों का मूवमेंट उनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से उनकी लो कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह पर हो जाता है, और एक सेल में गैसियस एक्सचेंज भी इसी प्रोसेस से होता है। तो डिफ्यूजन का ये प्रोसेस गैसेस को सेल के अंदर और बाहर बैलेंस करने में हेल्प करता है कि एक गैस का कॉन्सेंट्रेशन कहीं पर ज़्यादा ना हो या कहीं पर बहुत कम ना हो। और वाटर के लिए भी सेल के अंदर और बाहर मूव करना काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन जब वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इधर या उधर मूवमेंट करते हैं तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें भी जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाता है तो वाटर बाहर चला जाता है, और जब बाहर ज़्यादा हो जाता है वाटर तो फिर वो अंदर आ जाता है, जब तक कि दोनों जगह एक बैलेंस ना बन जाए। और ऑस्मोसिस एक पैसेज है वाटर का इस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर जाने का। इसीलिए जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वो वाटर को ऑस्मोसिस के ज़रिए ही गेन कर पाते हैं अपने रूट्स के थ्रू। जैसे अगर आप अपने घर पे गमले में पानी देते होंगे तो आपने देखा होगा कि पानी डालने के बाद वो प्लांट उतना ही पानी सक करता है जितनी उसको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा पानी रूट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। इसीलिए हर गमले के नीचे एक छोटा सा होल होता है कि एक्स्ट्रा पानी उधर से निकल जाएगा। इसके अलावा जो फ्रेश पानी में जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी पानी को इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही सक कर पाते हैं। यानी जब भी उनके अंदर पानी की कमी होती है तो जहाँ पर पानी ज़्यादा है, यानी कि उनके बाहर पानी ज़्यादा है, तो वो पानी को बाहर से अंदर ले लेती हैं। इसके अलावा भी एक सेल के अंदर के एनवायरनमेंट और बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत सारी न्यूट्रिशन और बहुत सारे बाकी के मॉलिक्यूल्स का भी एक्सचेंज चलता रहता है, और ये सारा मूवमेंट एक तरीके की ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग एनर्जी के थ्रू हो पाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और प्रोटीन और लिपिड्स के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। लिपिड्स फैट को भी कहते हैं, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। और अमीबा के जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है ये बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसी की मदद से वो अपने बाहर के एनवायरनमेंट में से फूड को इनगल्फ कर पाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन प्रोसेसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि एक सेल चाहे वो कोई सा भी फंक्शन करता हो, प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, उनमें 3 चीजें मैंडेटरी होती हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस। जिसमें से मैंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक सेल की सबसे आउटर वाली कवरिंग होता है, जो कि बहुत नाजुक सा होता है और बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ये हम ह्यूमंस और बाकी के एनिमल्स के लिए तो ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई परेशानी आने पर हम मूव कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्लांट्स को हर तरीके के वेदर और हर तरीके की एनवायरनमेंट में एक ही जगह पर खड़े रहना पड़ता है, इसीलिए उनके सेल्स की प्रोटेक्शन के लिए उनके सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और रिजिड और बहुत ही ज्यादा टफ आउटर कवरिंग होती है, जिसको कि सेल वॉल कहते हैं। और ये सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। ये सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसके बारे में पहले पढ़ा भी होगा आपने। और ये सेल्यूलोज प्लांट्स के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हर एनवायरनमेंट में ऐसे ही खड़े रहने के लिए। साथ ही ये जो सेल वॉल है ये एक प्लांट सेल का नॉन लिविंग पार्ट होता है। एक प्लांट सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस चल रही होती हैं, लेकिन सेल वॉल में कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता। इनफैक्ट जब एक प्लांट सेल में पानी की कमी हो जाती है या फिर ऑस्मोसिस की वजह से वो प्लांट सेल अपना सारा पानी खो देता है, तो फिर उसके बाद प्लांट सेल के अंदर का, सेल वॉल के अंदर का जो सारा कंटेंट, सारी चीजें होती हैं वो सूखने लगती हैं सेल वॉल को छोड़ करके। इस फिनोमिना को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। साथ ही ये जो सेल वॉल होती है ये फ्रीली परमिएबल होती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था वो सिलेक्टिवली परमिएबल था, उसमें से कुछ सिलेक्टिव चीजें ही आर पार हो सकती थी, लेकिन इस प्लांट सेल से कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा सकते हैं और सेल के बाहर आ सकते हैं, इसीलिए इसको फ्रीली परमिएबल बोला गया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मा की। साइटोप्लाज्मा सेल के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड लिक्विड होता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्मा का मतलब होता है फ्लूइड, यानी कि सेल के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड। और यही फ्लूइड कंटेन करता है सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को भी, जिसमें से हर एक सेल ऑर्गेनल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और हर सेल ऑर्गेनल ज्यादातर सेल्स में
अपने अपने मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है, यानी हर सेल ऑर्गेनल्स पे अपने मेम्ब्रेन्स होते हैं। जैसे एक सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करता है ना, वैसे ही सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स को एक उनका मेम्ब्रेन कवर करता है, उनकी अंदर की चीजों को उनके बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करने के लिए। लेकिन एक सेल की ऐसी भी टाइप होती है जिसमें उन ऑर्गेनल्स पे मेम्ब्रेन नहीं होती, उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जिन सेल्स के ऑर्गेनल्स पे उनकी अपनी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्योंकि किसी भी सेल ऑर्गेनल पे अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए उनके अंदर बाहर की चीजें काफी ज्यादा मिक्सअप होती हैं। इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिसिंग होते हैं। मेम्ब्रेन्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक सेल में। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर कुछ मेम्ब्रेन्स नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपनी लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं बना सकते जब तक कि वो किसी और होस्ट के सेल में ना चले जाएं। जैसे एक वायरस डेड होता है जब तक कि वो किसी और इंसान या किसी एनिमल के अंदर ना घुस के उसको इन्फेक्ट कर दे। तो ये था साइटोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है एक सेल में। इसके बिना ये सेल डेड होता है, मतलब वो सेल सर्वाइव ही नहीं कर सकता बिना न्यूक्लियस के। बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होती है, वैसे ही एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर्ड होता है, यानी कि डबल लेयर का मेम्ब्रेन होता है इसका। और इस न्यूक्लियस के अंदर भी अपना इंडिविजुअल फ्लूइड होता है जिसको कि न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके मेम्ब्रेन पर बहुत छोटे छोटे कुछ पोर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर के एनवायरनमेंट को उसके बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्ट करते हैं। और अगर जरूरत पड़ती है तो कुछ चीजें साइटोप्लाज्मा से न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं या फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा के अंदर चले जाते हैं। इसके सेंटर में ये जो स्फेरिकल सा बॉल है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और यहाँ पर आपको कुछ रॉड शेप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे जिसको कि क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। ये क्रोमेटिन मटेरियल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सेल में। इसको अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये है हमारा क्रोमेटिन। और डोंट फॉरगेट कि इस क्रोमेटिन को हमने सेल के न्यूक्लियस से निकाला है। ये क्रोमेटिन या फिर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बना होता है प्रोटीन और डीएनए से, विच इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो स्फेरिकल की चीजें आपको दिख रही हैं इस स्ट्रक्चर में वो है प्रोटीन, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो है हमारा डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि आपकी बॉडी काफी हद तक वैसी ही दिखती है या वैसे ही परफॉर्म करती है जैसे कि आपके पेरेंट्स की। तो आपके पेरेंट्स के बारे में इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है इस डीएनए में, यानी इनहेरिटेंस की या फिर एक सेल को कैसे बनना चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में डीएनए में प्रेजेंट होती है। और इस पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन को हम जीन्स बोलते हैं। जीन्स ये टर्म आपने पहले भी सुना होगा, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो कि एक सेल का फॉर्म डिसाइड करती है। सेल का फॉर्म डिसाइड करती है, यानी हमारी बॉडी भी सेल से ही बनी है तो हमारी बॉडी का फॉर्म डिसाइड करती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्रोमेटिन है जो कि प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है हमारी इनहेरिटेंस की जिसको कि जीन्स बोलते हैं। न्यूक्लियस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में, यानी कि जब एक सेल डिवाइड होकर के दो और नए सेल्स प्रोड्यूस करने वाला होता है तो उसमें न्यूक्लियस का एक बहुत बड़ा रोल होता है और इस क्रोमेटिन का भी। तो जब भी एक सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये ऑर्गेनाइज होकर के इस तरीके की शेप ले लेता है जिसको कि क्रोमोसोम कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि न्यूक्लियस का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है सेल डिवीजन में भी और सेल के अंदर की बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में भी, और ये डिटरमाइन करने में भी कि जब एक सेल मैच्योर होगा तो फिर वो कैसा शेप लेगा या फिर उसकी फॉर्म कैसी होगी। लेकिन क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में किसी भी सेल ऑर्गेनल पे मेम्ब्रेन नहीं होता और ऐसा ही न्यूक्लियस के साथ भी होता है, तो उन सेल्स में न्यूक्लियस बिल्कुल क्लियरली डिफाइन नहीं होता। जैसे हमारे सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर का सारा पार्ट न्यूक्लियस होता है, ये हमें पता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता इसलिए न्यूक्लियस के बाहर के एनवायरनमेंट और अंदर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा गैप नहीं रह जाता और चीज़ें मिक्सअप होने लगती हैं। ऐसे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। और अगर कोई ऐसा सेल है जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी कर सकता है लेकिन वो सेल प्रोकैरियोटिक है, तो ऐसे सेल्स में सिर्फ क्लोरोफिल के लिए ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कि मेम्ब्रेनियस वेसल्स कहते हैं। क्योंकि एक ऐसा
ऐसा सेल जो फोटोसिंथेसिस कैरी कर सकता है उसमें क्लोरोफिल का सबसे बड़ा रोल होगा। लेकिन ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल को मिलता है, बाकी के उस सेल ऑर्गेनल्स को नहीं। जबकि यूकारियोटिक सेल्स में हर सेल ऑर्गेनल पे उसकी एक अपनी मेम्ब्रेन होती है। So this is it in this video. In the next part of this chapter, we will study the other cell organelles in very detail, which includes endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids, and vacuoles. And with all these organelles, we will also understand the cell division. What are you running? What?